Hello everyone, welcome to the first episode of GDPI Prep series. Today we will be discussing about the best way to answer situational based interview question in a structured manner. Because it's my first YouTube video, so I will be giving a brief introduction about myself. So I'm Abhishek, final year student of IIT Bombay, SJM Song, and have been placed in Procter and Gamble as operation manager. I had converted all my calls, including IIM Koikot, IIM Indore, NITI, IIT Bombay, and all the new IIMs. And after that, I became the first one to get placed from the campus. And during my tenure of internship at Procter and Gamble, I solved a global unsolved problem and earned an international patent for the same. Before joining Procter and Gamble, I founded two Startup India recognized startups with 16 registered patents in the field of artificial intelligence and got felicitated by Defense Minister Sri Rajnath Singh. Now, why this YouTube and all is? So, throughout my academic career, I have been indulged in guiding and helping others with the little knowledge that I possess. And because of my passion for the same, I decided to start a YouTube channel to positively impact maximum folks. Now, without any further ado, let's move to our today's topic, answering situational based question. As you might be aware that situational based questions are very frequently asked in MBA interview as well as placement interviews, and hence knowing the best way to crack them is a must. So as of now, I am keeping the medium of language of the content as Hindi plus English as requested by me. So सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप से इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. फर्स्ट टाइप होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और सेकंड टाइप होता है रियल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में कोई आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप इसमें किस तरीके से एक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल लेट्स से आप किसी एफएमसीजी कंपनी लेट्स से हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप ब्रांड मैनेजर हैं और आपको लेट्स से डव प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग या प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है उसको रिवोल्यूशनाइज करना है, तो आप किस तरीके से एक्ट करेंगे. रियल सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन होती है वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है कि लेट से आप कोई ऐसी सिचुएशन नरेट कीजिए जिसमें आपके टीम मेंबर के साथ में या फिर मैं भी मैनेजर के साथ में आपका किसी एंड पर कॉन्फ्लिक्ट रहा एंड आपने उसको किस तरीके से रिजोल्व किया. सो इस वीडियो में हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस जो हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मेनली उनको डिस्कस करेंगे बिकॉज जो दोनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है इनको डील करने की जो मेथोडोलॉजी है वो काफी डिफरेंट है. राइट. तो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा कि सबसे पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन बताऊंगा, उसका मैं अपना आंसर दूंगा, अपनी अप्रोच बताऊंगा उसको टैकल करने की. उसके बाद में हम उस आंसर को एनालिसिस करेंगे इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस जो आंसर हमने दिया है उससे कौन कौन से ऐसे बिहेवियरल और एटीट्यूडनल या पर्सनैलिटी वाइज ट्रेट्स निकल कर आ रहे हैं जो कि एक इंटरव्यू आंसर में देखता है. फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर कोई भी जनरलाइज हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हमें दे दिया जाए तो उसको हमको किस तरीके से टैकल करना है. राइट. सो लेट्स से क्वेश्चन ये है कि आप किसी प्लांट में मैनेजर हैं और एक कोई कन्वेंशनल प्रोसेस है जो काफी टाइम से सेम वे में हो रही है एंड उस प्रोसेस के अगेंस्ट आपको एक डिसरप्टिंग आइडिया आता है, तो आप किस तरीके से उसका प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे और जो टॉप मैनेजमेंट है उसको कन्वे करेंगे. तो इसके लिए मैं सबसे पहले 20 to 25 सेकंड्स लूंगा जो मेरे थॉट्स हैं उसको स्ट्रक्चर करने के लिए. उसके बाद मैं स्टेप करूंगा कि जो फर्स्ट स्टेप होगी एक्शन प्लान के लिए वो होगी सेल्फ रिव्यू. सेल्फ रिव्यू में जो एम होगा वो ये होगा कि मैं अपने एंड पर एंश्योर हूँ कि जो भी मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है और जो सोल्यूशन मैं प्रपोज कर रहा हूँ वो जेन्युइनली उससे रिलेट करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कोई फ्लूक नहीं है. तो मैं सेकेंडरी रिसर्च करके पहले अपने एंड पर श्योर होऊंगा. जब मैं अपने एंड पर श्योर हो जाऊंगा कि इस पर आगे काम करना चाहिए तो मैं जो मेरे पीयर्स हैं जो कि इस कंपनी में काम करते हैं उनसे मैं उस चीज पर रिव्यू लूंगा जो कि वो स्टेक होल्डर्स रहेंगे, रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स रहेंगे जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ उससे अफेक्ट होते हैं. तो पीयर रिव्यू के लिए मैं 4 हेरारिकल लेवल्स पर रिव्यू कर रहा होगा. जो फर्स्ट लेवल होगा वो बॉटम ऑफ पिरामिड के ब्लू कॉलर वर्कर्स होंगे जो कि बेसिकली जो प्रोसेस होती है उससे डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है. इशू ये होता है कि जब हम एक मैनेजरियल पोजीशन पर होते हैं तो हम कंपनी का सिर्फ एक टॉप व्यू देख रहे होते हैं, तो हमको बहुत सारी फाइबर पॉइंट्स जो है वो पता नहीं लगती है, तो वो हमको हेल्प करेगा ब्लू कॉलर वर्कर्स से बात करके. सेकंड और थर्ड लेवल होगा कि मैं जो हमारे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो मेरे एम्प्लॉइज होंगे उनसे बात कर रहा होगा, एज वेल एज जो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात करके जो उसके आइडिया के जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स है उसको कलेक्ट कर रहा होगा. उसके बाद में बात करूंगा अल्फा बीटा कनेक्शन से. तो बेसिकली अल्फा बीटा कनेक्शन वो कनेक्शन होते हैं जो कि कंपनी के एम्प्लॉय तो नहीं होते बट कंपनी से थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में होते हैं. तो उनको भी इशू ये आता है कि जब हम किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो जनरली उस कंपनी के जो सारे लोग हैं वो एक ही डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए या डिफरेंशिएशन के लिए हमें एक नया ओपिनियन चाहिए होता है जो कि हमको अल्फा बीटा कनेक्शन दे सकते हैं. जब ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव जो पीयर से बात करके जब पता लग जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा ये पता लगना कि ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना कितना वायबल है. वो पता लगाने के लिए हम 6 लेवल्स पर फिजिबिलिटी एनालिसिस कर रहे होंगे उस आइडिया का.
तो जो फर्स्ट लेवल है वो है इकोनॉमिक या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। तो हम ये चेक करेंगे कि उसमें जितना अप्रोक्स पैसा लग सकता है उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या उतना पैसा हमारा कंपनी इन्वेस्ट कर सकता है एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर हम चेक करेंगे मैन पावर फिजिबिलिटी, कि क्या उसमें जितना मैन पावर या रिसोर्सेज लग रहे हैं या लग सकते हैं, क्या उतना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम। थर्ड रहेगा टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। हम ये चेक करेंगे कि क्या उसमें जो सॉल्यूशन प्रपोज है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होगी, क्या वो इंटरनली टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उससे हमारा काम चल जाएगा या हमको आउटसोर्स करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी, राइट। बिकॉज ऐसा भी केस हो सकता है कि हमारा सॉल्यूशन ऐसा हो जिसमें स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग रहा हो, बट अभी इंडस्ट्री में वीक एंड मीडियम लेवल पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है, तो हमें वो भी चेक करना होगा। उसके बाद में हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी चेक करेंगे एक सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि हमारा आइडिया बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी हो, बट मे बी वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हो या कार्बन फुटप्रिंट्स को बढ़ा रहा हो, जिसकी वजह से हमारी कंपनी की ब्रांड वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। और हमारी जो ईएसजी रैंकिंग है, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रैंकिंग, वो भी डाउन हो सकती है, जो कि केस हुआ था अमेजोन के साथ में, राइट। इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी के बारे में हम सोशल फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो आइडिया है इससे सोसाइटी में डिस्ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट हेड जूनियर का हम एग्जाम्पल लें तो उनका आइडिया काफी अच्छा था, बिल्डअप भी उनका काफी अच्छा था, बट जिस तरीके से उनका प्रमोशन हुआ और जो उनका आइडिया जो है वो कम्युनिकेट हुआ जनरल पब्लिक को, उसकी वजह से उनका जो पीआर है वो काफी डिक्रीज हुआ और उससे एक सोशल डिस्ट्रस्ट जो था वो मार्केट में डेवलप हो गया। उसके बाद में हम लीगल फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि जो भी हम जिस भी पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के हम रेगुलेट करते हैं, हम एक्ट करते हैं, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको हम हार्म नहीं करेंगे जो हम हमारा आइडिया बनाएंगे उससे, राइट। तो जब सारी फिजिबिलिटी एनालिसिस चेक हो जाएगी और हमको लगेगा कि हाँ हमें बढ़ना चाहिए आगे, तो हम बेसिकली रिस्क एनालिसिस करेंगे कि प्रोडक्ट के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के टाइप में बहुत सारी वेरियस रिस्क एसोसिएट हो सकती है। अब रिस्क को हम रिस्क मैट्रिक्स में डिवाइड करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर रिस्क के दो पैरामीटर्स हो सकते हैं उस रिस्क की अकरेंस, कि वो कितने, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो क्या चांसेस है कितनी बार अकर होने का, और एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा हो सकता है। तो हमारा जो प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि हम सबसे पहले उन रिस्क को काउंटर करें या उन रिस्क से डील करें जिनका अकरेंस भी काफी ज्यादा हो, एज वेल एज एट द सेम टाइम उनका जो इम्पैक्ट है वो भी काफी ज्यादा हो। फिर जब रिस्क एनालिसिस के बाद में हम करेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि जो भी हम आइडिया प्रपोज कर रहे हैं उसका अप्रोक्सीमेट फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कितना आ सकता है, प्लस हमारा जो रिटर्न्स है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो क्या रहेंगे। उससे हम ये देखेंगे कि कितने साल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका ब्रेक इवन हो सकता है, यानी कि हमें वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न में आ सकता है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि उसका कैपिटल मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना होगा। तो जब फिर हमारा जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो जाएगा, फाइनेंशियली हम उस चीज को पूरा एनालाइज कर लेंगे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम इन सारी चीजों को कलेक्टिवली प्रिसाइज वे में जो हमारे सी सूट एम्प्लॉइज है, यानी कि जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है, उनको ये चीज प्रेजेंट करें। यस गाइस, तो ये मेरा आंसर था जब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में जो मैंने दिया था, और इनसे जो इंटरव्यूज थे वो काफी ज्यादा खुश भी थे। सो आई होप कि ये आप लोगों को भी काफी सही लगा होगा और आप लोगों को भी इससे काफी ज्यादा सीखने को मिला होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि अगर इस आंसर को हम एनालाइज करें तो एक इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी ऐसी थ्रेड्स हैं जो कि निकल कर आती है, राइट। तो जब हमने सबसे पहले इंटरव्यूअर से टाइम मांगा कि हमको क्या हम 20 to 25 सेकंड्स ले सकते हैं सोचने के लिए, तो उससे ये पता लगता है कि हम हैप्पीजार्डली चीजों को नहीं ले रहे हैं बल्कि एक प्लान करते हैं, फिर डिलीवर करते हैं। तो उससे प्रेजेंस ऑफ माइंड की थ्रेड जो है वो सामने आती है। दूसरी बात होती है कि जब हमने पूरा एक स्ट्रक्चर वे में गए, स्टेप बाय स्टेप आंसर दिया एग्जॉस्टिव मैनर में, तो उससे पता लगता है कि जो हमारी थिंकिंग है वो वेल स्ट्रक्चर्ड है और ऑर्गेनाइज्ड है। फिर जब हमने बोला कि हम पीयर रिव्यूज करेंगे वो भी 4 लेवल्स पर, तो इससे ये पता लगता है कि हम दूसरे के ओपिनियन जो है उसको भी कंसिडर करते हैं एंड वी आर ओपन टू ओपिनियन। तो इससे पता लगता है कि अगर हम कभी भी टीम में काम करेंगे तो वी विल बी फ्लेक्सिबल फॉर देट। तो इससे हमारा एक टीम प्लेयर की जो क्वालिटी है वो निकल कर आती है। फिर हमने जब 4 लेवल्स पे उसको डिवाइड किया अक्रॉस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल्स, और हमने हमारी कंपनी से अलग हटके भी जो अल्फा एंड बीटा कस्टमर्स से रिव्यू लिया, उससे पता लगता है कि हमको ऑर्गेनाइजेशनल या हायरार्की भी नॉलेज है। और जिस तरीके से हमने फिजिबिलिटी अप्रोच में अप्रोच सारे पैरामीटर्स को कंसिडर किया, उससे पता लगता है कि हमारी जो अप्रोच है वो काफी थोरो है। और हमने जिस तरीके से इन्वायरमेंटल के केस में या सोशल इश्यूज के, सोशल फिजिबिलिटी के केस में हमने अमेजोन एंड व्हाइट हेड जूनियर का एग्जांपल लिया, उससे पता लगता है कि हम रियल बिजनेस केसेस को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का भी पता लगता है। और रिस्क एनालिसिस और जिस तरीके से हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का हमने बताया, तो उससे पता लगता है कि जो कैंडिडेट है वो फाइनेंशियली साउंड भी है। तो ये सारे ट्रेड्स हैं जो कि बेसिकली एक इंटरव्यू जो है वो एक आंसर से पता लगा लेता है। तो बिलीव मी गाइस, हम जो भी आंसर बोलते हैं, चाहे वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे नॉन सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हो, इवन एज सिंपल एज व्हाई एमबीए स्ट्रेंथ्स वीकनेस, तो जो भी हम वर्ड बोलते हैं उससे एक स्पेसिफिक हमारा पर्सनैलिटी ट्रेड निकल कर आता है, जो कि डिटरमाइन करता है कि हमारे सक्सेस के या इंटरव्यू में हमारे क्या चांसेस होंगे एज पर द इंटरव्यूअर।
सो अब बात करते हैं कि अगर हमको कोई भी जनरलाइज्ड हाइपोथेटिकल हमें सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दिया जाए तो हम उसको कैसे आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हमको इंटरव्यूअर से एक छोटा अमाउंट ऑफ टाइम मांगना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, लेट्स से 20 to 25 सेकंड्स हमको मांगना है। उससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि हम हमारे आंसर को स्ट्रक्चर कर पाएंगे। हम जो हेडर्स हैं, जिन हेडर्स में हमको बोलना है वो सोच पाएंगे। हेडर्स का मतलब वो है, जैसे इस आंसर में हमने यूज किया सेल्फ रिव्यू, पीयर रिव्यू, फिजिबिलिटी एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस एक्सेट्रा। तो ये हेडर्स हैं। तो ये हमको सोचने का मौका मिलेगा जिससे हम आंसर स्ट्रक्चर कर पाएंगे। एट द सेम टाइम ये आइडिया कम्युनिकेट करेगा इंटरव्यूअर को कि हम सोच समझकर आंसर करते हैं और हम हैफेजार्डली चीजों का आंसर नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में हमें जो फ्रेमवर्क है उसमें सोचना है कि हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। तो अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो जब मैंने फिजिबिलिटी एनालिसिस यूज किया तो मैंने पेस्टल एनालिसिस या पेस्टल फ्रेमवर्क का यूज किया। तो पेस्टल फ्रेमवर्क बेसिकली एक्रोनिम है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल का। तो इसमें मैंने उसका यूज करके फिजिबिलिटी एनालिसिस किया। तो अगर हमको फ्रेमवर्क्स की नॉलेज है और हमको प्रैक्टिस से अगर पता है कि किस टाइम पर हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं तो उससे भी हमें काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। फिर किसी भी आपके जो आर्ग्यूमेंट है, अगर उससे आप रियल बिजनेस केसेस का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अमेजोन एंड व्हाइट हेड जूनियर का दिया, तो उससे आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होता है। और फाइनली हमको ये करना है कि हमको प्रैक्टिस करने के लिए ये करना है कि कोई भी हम एक रैंडम सिचुएशन लो, चाहे वो नेट से मिलता हो या हम खुद सोचो, और उसके लिए हमको हेडर्स बनाने, डिफरेंट हेडर्स का फॉर्मुलेशन करना है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में आ जाएगा, बट आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन डेज या विद इन वीक्स आपको काफी इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। So this was all for the video. I hope you would have definitely have learned something from this. I'm planning to cover all the frequently asked questions in the interviews, like why MBA, weaknesses, etc. So to please stay tuned, and if you like the video, share with your friends and peers. And you can comment down if you are facing difficulty in specific areas or any specific domain like consulting, marketing, operations, etc. And we can get connected. Thanks. Keep enlightening the think tank and keep hustling. Audio Jungle.